दोस्तों नमस्कार। गुरुदेव नाम से विश्वविख्यात रविन्द्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। 7 मई 1861 को बंगाल में पैदा होने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर 1941 में जब अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हैं, उस समय वो इस देश के राष्ट्रगान को रच चुके थे। राष्ट्रगान जनगण मन, जो आधिकारिक तौर पर आज़ादी के बाद हमारा नेशनल एंथेम बनता है, उसके ही रचयिता नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव ने तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा, आमार सोनार बांग्ला, जो 1971 में आज़ादी के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, उसके रचयिता भी वो हैं। और एक और तीसरा देश श्रीलंका में भी जो राष्ट्रगान है वो असल में टैगोर जी का ही लिखा हुआ है, जिसका अनुवाद वहाँ पर राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर केवल एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि गुरुदेव सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में सामने आते हैं। गुरुदेव जन्म लेते हैं एक बंगाली भद्रवर्ग में, लेकिन वो हमेशा निम्न वर्ग के लिए चिंतित रहे और इसलिए जो उन्होंने कृतियां लिखी, जो रचनाएं लिखी, उसमें उनकी संवेदनशीलता वहां पर पूरी तरीके से दिखाई पड़ती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के और भारत के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। 1913 में उन्हें अपनी सबसे मशहूर कृति गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उन्हें एक और उपाधि मिली थी, उस उपाधि को उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया था, छोड़ दिया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद वो दुनिया की सैर पर निकले और राष्ट्रवाद को लेकर के उन्होंने जो व्याख्यान दिए वो हिंदी में साहित्य अकादमी से आने वाली किताब में संकलित है। लेकिन मैं थोड़ा सा चलूंगा उनके साहित्यिक योगदान पर। दरअसल टैगोर ने उपन्यास भी लिखे। उनके 2 उपन्यास बेहद चर्चित हैं। एक है घरे बाइरे, दूसरा गोरा। घरे बाइरे उपन्यास में जहां वो स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान, स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान जो जमींदारों और जो मजदूरों, किसानों के बीच में अंतर्द्वंद था, उसको एक्सपोज करते हैं, उसके अंतर्द्वंद को सामने रखते हैं। देश की आज़ादी की बात तो हो रही है, लेकिन किसानों और मजदूरों का जो शोषण जमींदार कर रहे हैं, वो उस शोषण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहे हैं। इस सवाल को बड़े पैमाने पर उठाया है। तो असल में घर का और बाहर का कौन है? हमारे घर के भीतर ही शोषण का एक पूरा तंत्र है और बाहर जो औपनिवेशिक जो पराधीनता है वो तो है ही। टैगोर जब स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होते हैं, उसी समय उनका एक और मशहूर उपन्यास आता है गोरा। गोरा दरअसल एक ऐसा उपन्यास है जिसने पूरे स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रवाद के विमर्श को आलोचनात्मक दृष्टि से सामने रखा। गोरा उपन्यास के पहले ही पृष्ठ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि गोरा जो नायक है उस उपन्यास का, वो आयरिश दंपत्ति का संतान है। आयरलैंड के पति पत्नी हैं। वो अपने मरने के समय अपने उस तत्काल जन्मे उस बच्चे को बंगाल के एक भद्रवर्ग, एक ब्राह्मण परिवार को सौंप दिया था। और वो बच्चा जो असल में आयरिश खून जिसकी रगों में बहता है, वो एक ब्राह्मण भद्र वर्ग के यहाँ परवरिश पाता है। उसके भीतर के वही संस्कार, वही भारतीयता और वही ब्राह्मणत्व का जो तेज उसके भीतर आता है संस्कारों से, वो राष्ट्रवादी ही नहीं बल्कि वो भारतीयता और भारतीयता के भीतर जो संस्कार ब्राह्मण के थे उनको लेकर के अहंकार से ग्रस्त है, स्वाभिमान से ग्रस्त है। ये माना जाता है कि गोरा उपन्यास दरअसल विवेकानंद की छाया में लिखा गया और वो जिस तरीके से लड़ रहा है आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, आगे चल करके उसे पता चलता है कि वो खुद भारतीय नहीं है। दरअसल ये जो राष्ट्रवाद का सवाल है जिसमें नस्लवाद आता है, उस नस्लवाद के सवाल को रविन्द्रनाथ टैगोर प्रश्नांकित करते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीयता का बोध है वो कितना हल्का है और हमें अंतर्राष्ट्रीयतावाद की तरफ जाना चाहिए।
ये वो दौर है जब विश्व युद्ध चल रहे हैं, पहला विश्व युद्ध हो रहा है और दूसरे विश्व युद्ध की भी पृष्ठभूमि है। 39 में शुरू हो गया था, 41 में देहांत हुआ टैगोर साहब का। तो इस दरमियान वो उस सवाल को भी उठाते हैं और जब वो जापान से अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए। दुनिया में रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान एक ऐसे पूर्वी विद्वान के तौर पर होती है जो अपनी निगाह से यूरोप को देखता है। ओरिएंटलिज्म, जिसे एडवर्ड सईद ने आगे चल करके लिखा, एक तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर उस ओरिएंटलिज्म के एक तरह से व्याख्याता हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, जापान में राष्ट्रवाद के खिलाफ भाषण देते हैं, अमेरिका में भी वो जो राष्ट्रवाद है उसकी आलोचना करते हैं, तीखी आलोचना करते हैं। और इस पर तो उनकी बहस गांधी जी से भी होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का सीधा मानना था कि अगर इस तरह का राष्ट्रवाद पैदा होगा तो दुनिया में अशांति पैदा होगी, युद्ध होंगे, जैसे जैसे दो विश्व युद्ध चल रहे थे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर उस विकासशील परंपरा के वाहक हैं, उस विज्ञानवाद के वाहक हैं जो आगे आधुनिक दुनिया का निर्माण करेगी। इस प्रश्न पर गांधी से उनकी बहस भी होती है। गांधी जहां धीमे सौंदर्य के उपासक हैं और विज्ञानवाद के मुखालिफ खड़े हैं, गांधी पर्यावरण को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन टैगोर सौंदर्य के उपासक हैं और दूसरी तरफ विज्ञानवाद के समर्थक हैं। एक किस्सा मुझे याद आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर एक शिक्षाविद के रूप में भी जाने जाते हैं और बाकायदा जो एजुकेशन सब्जेक्ट होता है उसमें वो पढ़ाए जाते हैं। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने की और शांति निकेतन में जो गुरुकुल उन्होंने स्थापित किया, उस गुरुकुल में उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट ही नहीं खोले। कई बार गांधी जी भी वहाँ पहुँचते थे तो सौंदर्य पर बहसें हैं, विज्ञानवाद पर बहसें हैं। ये टैगोर जी की अपनी अलग बौद्धिकता है और वहीं से गुरुदेव भी उपाधि गांधी जी ने दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो स्वाधीनता आंदोलन में भी शामिल होते हैं, स्वदेशी मूवमेंट में शामिल होते हैं, वो इस देश को गौरवान्वित करते हैं और दुनिया को एक अपना स्वप्न भी दे करके जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार के रूप में, एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक भारतीयता के विमर्शकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। आपको याद होगा अमर्त्य सेन उसी उनके शिक्षा केंद्र से पढ़ करके निकलते, उसी शांति निकेतन से निकलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के आचार्य, वो शांति निकेतन से पढ़ करके निकलते हैं। ढेर सारे अध्येता वहाँ से निकलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मैसेज है वो शांति का है, विश्व शांति का है। और जो राष्ट्रवाद जिसकी उन्होंने आलोचना की थी, उस राष्ट्रवाद को अगर आप देखें कि टैगोर कितने सही थे। गांधी जी राष्ट्रवाद के प्रश्न पर टैगोर से असहमति रखते थे, वो राष्ट्रवाद को मानते थे, लेकिन पाश्चात्य जो नस्लीय राष्ट्रवाद है या भाषाई राष्ट्रवाद है या धार्मिक राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ थे। लेकिन राष्ट्रवाद को वो अपरिहार्य मानते थे, औपनिवेशिक जो साम्राज्य है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। टैगोर का सीधा मानना था कि ये विश्व एक पूरी जो दुनिया है वो हमारी है, हम सब उसके हैं, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग फिर उस राष्ट्रवाद से एक तरह से आक्रांत हैं। इस समय दक्षिणपंथ की सरकारें दुनिया में हैं। हमने इस देश में देखा मोदी के शासन आने के बाद ही जेएनयू पर हमला होता है राष्ट्रवाद के सवाल पर, कश्मीर पर हमला होता है राष्ट्रवाद के सवाल पर, और जहां जहां पर भी असहमतियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट विचारों के खिलाफ असहमतियां हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ, राष्ट्रवाद के ही एंगल से उन पर हमला किया जाता है। और ये वो ताकतें हैं जो असल में राष्ट्रवादी नहीं है, इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, असल में ये वर्चस्वशाली हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये नस्लवादी हैं, ये भयानक रूप से ये उनको अगर हम ब्राह्मणवादी कहें इस देश के संदर्भ में, जो ज्योतिबा फूले और अंबेडकर ने कहा, तो वो है। इसलिए टैगोर की याद
ज़रूरत है।